भाभी, मैं अपने पति से तलाक लेकर हमेशा के लिए मायके आ रही हूँ। अपना एसी वाला कमरा खाली कर देना। मोबाइल पर यह वाक्य पढ़ते ही पूजा के हाथ रुक गए। वह रसोई में सब्जी काट रही थी। चाकू हवा में थम गया। उसने दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार शब्द वही थे। भाप भई, आदेश जैसा। पूजा ने मोबाइल किचन प्लेटफॉर्म पर रखा और काम पूरा किया। उसे पता था अब कुछ भी वैसा नहीं रहने वाला जैसा अब तक था। पूजा इस घर की बड़ी बहू थी। शादी को 12 साल हो चुके थे। पति अमित सरकारी नौकरी में साधारण स्वभाव के परिवार के लिए हर महीने पैसे भेज देना ही जिम्मेदारी मानने वाले। सास कावेरी देवी अपने समय की औरत, जिनके लिए बहू का मतलब था घर चलाने की मशीन। और ननद रिया सबसे छोटी, पढ़ी लिखी, तेज जुबान वाली, पर घर में हमेशा बिटिया। एसी वाला कमरा पूजा को शादी के 5 साल बाद मिला था। जब उसने बेटे को जन्म दिया था तब डॉक्टर ने कहा था गर्मी में बच्चे के लिए ठीक रहेगा। उसी दिन सास ने कहा था ठीक है, ऊपर वाला कमरा ले लो। तब किसी को आपत्ति नहीं थी। अब वही कमरा मुद्दा बन चुका था। पूजा ने सास के पास जाकर कहा, अम्मा, रिया का मैसेज आया है। कह रही है एसी वाला कमरा खाली कर दो। कावेरी देवी ने चश्मा ठीक किया, मोबाइल लिया, पढ़ा और बिना नजर उठाए बोली, तो क्या गलत कहा? वह तलाक लेकर आ रही है, उसका हक बनता है। मायके में बेटी आएगी तो अच्छा कमरा नहीं मिलेगा। पूजा ने संयम रखा। अम्मा, वह मेरा कमरा है, बच्चे के लिए। तो बच्चा कौन सा मर जाएगा बिना एसी के? तो स्टोर रूम में रह ले या नीचे वाले में। बेटी दुखी होकर आ रही है। पूजा ने पहली बार सीधे कहा, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ अम्मा, कि डर के मारे कमरा छोड़ दूं। कावेरी देवी ने चश्मा उतारकर पूजा को देखा। बड़ी जुबान चलाने लगी है तेरी। जुबान नहीं, हक। पूजा बोली, और मैं एसी रूम में नहीं तो स्टोर रूम भी साफ नहीं करूंगी कि रिया वहां रहे। वह कमरा रहने लायक नहीं है। उसी समय दरवाजा खुला। अमित आ चुके थे। उनके पीछे रिया, बैग हाथ में, चेहरा थका हुआ, आंखों में गुस्सा और एक अजीब सी जीत। तो यह है स्वागत। रिया बोली, दीदी मैं तुम्हारी नौकर नहीं कि तुम्हारे आते ही अपना कमरा खाली कर दूं। घर में माहौल बदल गया। बात अब कमरे की नहीं थी, हक और हैसियत की थी। अमित ने बीच बचाव किया, अरे आराम से बात करो, रिया परेशान है। पूजा ने कहा, परेशान होने का मतलब यह नहीं कि दूसरे को हटाया जाए। रिया हंसी, वाह, अब बहू तय करेगी कि बेटी कहाँ रहेगी। पूजा ने बिना आवाज ऊंचे किए कहा, अब बेटी यह तय करेगी कि बहू कहाँ रहे। कावेरी देवी ने तुरंत फैसला सुनाया, बहुत हो गया, रिया ऊपर वाले कमरे में रहेगी, तू नीचे शिफ्ट कर ले। पूजा ने सिर हिलाया, नहीं। सास थम गई। पूजा ने दोहराया, नहीं, अगर आप जोर डालेंगी तो मैं भी अपना फैसला लूंगी। अमित घबरा गए। पूजा, बात मत बढ़ाओ। मैं बढ़ा नहीं रही, पूजा बोली, मैं रोक रही हूँ। हर बार चुप रहकर जो होता आया है। रिया ने ताना मारा, तुम्हें तो बस इसी से मतलब है, मुझे सम्मान से मतलब है। पूजा ने जवाब दिया, जो इस घर में कभी बराबरी से नहीं मिला। रात तक बात पूरे घर में फैल गई। चाचा चाची पड़ोसी सबको पता चल गया कि घर में बहू और बेटी आमने सामने हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि बात की शुरुआत कहाँ से हुई। अगले दिन रिया ने पूरे घर पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। किचन में घुसकर बोली, आज मैं खाना बनाऊंगी। पूजा ने कहा, बना लो, पर मेरा काम मत रोकना। तुम्हारा काम? रिया हंसी, यह घर मेरा भी है। हाँ, पूजा बोली, और मेरा भी। दोपहर में रिया ने स्टोर रूम खुलवाया। इसे साफ करवा दो, मैं अपना यहाँ सामान रखूंगी। पूजा ने साफ मना किया, मैं नहीं करूंगी। तो कौन करेगा? रिया चिल्लाई, तुम। पूजा ने कहा, यह मजदूर। सास गुस्से में आ गई, तू आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। पूजा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब सवाल मेरे जीवन का है। अमित ने शाम को अकेले में कहा, पूजा थोड़ा झुक जाओ, घर बचा रहेगा। पूजा ने पहली बार पूछा, और मैं? अमित के पास जवाब नहीं था। रात को पूजा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, एसी नहीं चलाया। उसने बेटे को सुलाया और खुद खिड़की के पास बैठ गई। उसे पता था यह लड़ाई कमरे की नहीं, पहचान की है। अगर वह पीछे हटी तो कल कुछ भी उसका नहीं बचेगा। अगली सुबह उसने तय किया, अब बातें किचन या कमरे में नहीं होंगी, अब फैसले होंगे। पूजा ने कागज कलम निकाला, बच्चों के स्कूल का खर्च, राशन, बिजली का बिल, एसी का मेंटेनेंस, सब कुछ लिखा। फिर अमित के सामने रख दिया। यह क्या है? अमित ने पूछा। घर का हिसाब, पूजा बोली।
अब सब बराबर रहेगा। मतलब, अमित ने पूछा। मतलब, पूजा ने साफ कहा, अगर रिया इस घर में स्थायी रूप से रह रही है तो खर्च भी बांटा जाएगा, कमरे का हक भी और काम भी। अमित चुप हो गए। तभी रिया आ गई, हाथ में चाय का कप, लहजे में अधिकार। भैया, नाश्ता तैयार है। पूजा ने उसकी तरफ देखा। आज से नहीं। क्या मतलब? रिया चौंकी। मतलब, पूजा बोली, आज से मैं सिर्फ अपने पति और बच्चे का काम करूंगी, बाकी लोग अपने अपने। रिया ने हंसकर कहा, वाह, यह नया ड्रामा है। ड्रामा नहीं, व्यवस्था। कावेरी देवी रसोई में आ पहुंची। यह क्या तमाशा है? पूजा ने बिना झुके कहा, तमाशा तब था जब सालों तक मैं सबका काम करती रही और बदले में सिर्फ आदेश मिले। रिया ने ताना मारा। तो तू अब काम नहीं करेगी? करूंगी, पूजा बोली, पर नौकरानी बनकर नहीं। दोपहर में रिया का फोन आया। आवाज तेज थी। मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, मुझे मेरा हक चाहिए। पूजा ने यह सुना और मुस्कुराई। शाम को उसने पूछा, रिया, तुम्हारा तलाक किस बात पर हो रहा है? घर में खलबली मच गई। रिया बोली, यह मेरा निजी मामला है। पूजा शांत रही। जब तुम मेरी जिंदगी में दखल दे रही हो तो मामला निजी नहीं रहता। आखिरकार रिया बोली, क्योंकि मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ। पूजा ने कहा, और तुम चाहती हो कि मैं झुकूं? रिया चुप हो गई। अगले दिन पूजा ने ऐलान किया, एसी वाला कमरा मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर रिया यहाँ रहना चाहती है तो नीचे वाला कमरा ठीक करवाया जाएगा। खर्च सब मिलकर उठाएंगे और काम की लिस्ट बनेगी। रिया बोली, यह घर मेरे माता पिता का है। पूजा ने कहा, और यह जिंदगी मेरी है। अमित ने पहली बार कहा, अम्मा, पूजा गलत नहीं कह रही। धीरे धीरे सब बदलने लगा। रिया ने खुद जिम्मेदारी लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने नौकरी ढूंढी, किराए का कमरा लिया और जाते समय बोली, भाभी, वह एसी वाला कमरा अब समझ में आता है। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में अपना छोटा सा बैग, और चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं, बल्कि एक सुकून और समझदारी की हल्की सी झलक थी। पूजा ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। रिया ने धीरे से कहा, दीदी, शायद मैं पहले गलत थी। यह सुनते ही कावेरी देवी भी वहीं आ गई। उनकी आंखों में भी अब पहले जैसा हुक्म नहीं, बल्कि एक डर और पछतावा था कि कहीं घर सच में बिखर न जाए। रिया आगे बढ़ी। जब वह अपने ससुराल में थी, मुझे लगता था मैं कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब वही हालात मेरे सामने आए, जब मुझे खुद अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ी, तब समझ आया कि किसी के हक को छीनकर कभी अपनी जगह नहीं बनती। पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह अब पहले वाली पूजा नहीं थी जो हर बात पर पिघल जाए। उसने शांत स्वर में कहा, समझ आ जाना ये सबसे बड़ी बात होती है, रिया। रिया ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था मायका मेरा सुरक्षित जगह होगा, जहां मैं बिना कुछ दिए सब पालूंगी। लेकिन आपने मुझे सिखा दिया, ये घर सिर्फ हक से नहीं, जिम्मेदारी से चलता है। अमित भी पास आ गए। पहली बार उनकी आंखों में पूजा के लिए गर्व था। कावेरी देवी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, मैंने शायद तुझे कभी बेटी की तरह समझा ही नहीं। पूजा ने उनकी तरफ देखा। अम्मा, मुझे बेटी बनना नहीं था, बस इंसान की तरह सम्मान चाहिए था। यह सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। रिया ने अपना बैग नीचे रखा और बोली, मैं जा रही हूँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने। इस बार किसी के सहारे नहीं, खुद के दम पर। पूजा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन इस बार तुम मजबूत हो। रिया मुस्कुराई, आपकी वजह से। वह मुड़ी और दरवाजे से बाहर चली गई, लेकिन इस बार उसके कदमों में घबराहट नहीं, आत्मविश्वास था। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा हो। कावेरी देवी ने धीरे से कहा, बहू, नीचे वाला कमरा ठीक करवा देते हैं, कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। पूजा ने सिर हिलाया, ठीक है अम्मा, लेकिन इस बार यह ठीक है मजबूरी का नहीं, बराबरी का था। उस रात पूजा ने पहली बार एसी चलाया और खिड़की बंद की, लेकिन उसके मन में अब कोई घुटन नहीं थी। उसे पता था कि उसने सिर्फ एक कमरा नहीं बचाया, उसने अपनी पहचान बचाई है। और अब इस घर में कोई भी फैसला सिर्फ एक की आवाज से नहीं, सबकी इज्जत के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।